दिसंबर का महीना अपने चरम पर था और उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति का मिजाज बेहद सख्त हो चुका था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का दूर दराज का गांव मिश्रीकोट इस साल ठंड की सबसे भयानक मार झेल रहा था। मिश्रीकोट, जो अपनी हरी भरी ढलानों और सेब के बागानों के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से बर्फ की मिट्टी सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। पिछले 3 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए थे और खून जमा देने वाली सर्द हवाएं, जिन्हें स्थानीय लोग शीत पिशाचनी कहते थे, पूरे गांव में हाहाकार मचा रही थी। गांव के केंद्र में वृद्ध आश्रम के पास एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जिसमें जयदेव अपनी पत्नी पार्वती और 10 साल की बेटी निशा के साथ रहता था। जयदेव एक मेहनती किसान था, जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी सर्दियों के लिए ऊनी कपड़े, राशन और लकड़ी जमा करने में लगा दी थी। लेकिन इस साल की ठंड उसकी सारी इस तैयारियों पर भारी पड़ गई थी। जयदेव और पार्वती घर के एकमात्र कमरे में एक छोटी सी अंगीठी के पास बैठे थे, जिसकी धीमी आग मुश्किल से कमरे के एक कोने को गर्म कर पा रही थी। पार्वती ने निशा को फटे पुराने कंबलों की कई परतों में लपेट रखा था। जयदेव, पार्वती ने कंपकपाती आवाज़ में कहा, लगता है अंगीठी के लिए लकड़ी खत्म होने वाली है। बस वो पुरानी मेज बची है, जिसे हम जला नहीं सकते। जयदेव ने निराश होकर अंगीठी की ओर देखा। हाँ पार्वती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस कदर असहाय हो जाएंगे। राशन भी बस एक दिन का ही बचा है। निशा, जो अब एक खामोश थी, अचानक करहा उठी। उसका बदन बुखार से तप रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थी। पार्वती घबरा गई। हे भगवान, निशा को बुखार तेज हो रहा है। कल सुबह डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी बर्फ क्यों ना हो। जयदेव ने अपनी लाचारी महसूस की। डॉक्टर गांव से 3 किलोमीटर दूर था और रास्ते में 1.5-2 फीट बर्फ जमी थी। किसी भी वाहन का जाना असंभव था, लेकिन वह जानता था कि उसे जाना ही होगा। एक पिता के लिए अपनी बेटी को इस तरह तड़पते देखना मृत्यु से भी बदतर था। अगली सुबह अंधेरा छटा भी नहीं था कि जयदेव तैयार हो गया। पार्वती ने उसे पानी की बोतल दी। ध्यान रखना जयदेव, और देखो तुम अकेले नहीं हो, पार्वती ने हिम्मत जुटाकर कहा। गांव में और भी कई घर हैं जिनकी मदद की जा सकती है। जयदेव ने अपनी पत्नी की बात सुनी और गहरी सांस ली। बाहर का दृश्य डरावना था। सब कुछ भयानक खामोशी में डूबा हुआ था। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसकी सांसें फूलने लगी। ठंड ने उसके चेहरे और हाथ पैरों को सुन्न कर दिया। रास्ते में उसे एक और घर दिखा। यह शंभूनाथ का घर था, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। जयदेव ने सोचा, शंभू का हाल पूछ लेना चाहिए। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जयदेव ने ज़ोर से आवाज़ दी, शंभू चाचा। उसने दरवाजे को ज़ोर से धकेला। अंदर जाकर देखा तो शंभूनाथ अपनी खाट पर लेटे थे। उनके पास अंगीठी की आग बुझ चुकी थी। शंभूनाथ को लगा कि वह सो रहे हैं, लेकिन जब जयदेव ने उन्हें छूकर देखा तो उनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। ठंड ने उनका जीवन छीन लिया था। यह देखकर जयदेव के रोंगटे खड़े हो गए। यह ठंड सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक निर्दयी हत्यारा बन चुकी थी। वह जानता था कि उसे रुकना नहीं है। शंभूनाथ की मृत्यु की खबर बाद में गांव वालों तक पहुंचानी होगी। आगे बढ़ते हुए जयदेव की हिम्मत जवाब देने लगी। वह एक बड़े देवदार के पेड़ के पास बैठ गया और हताश होकर अपने माथे को अपने घुटनों से सटा लिया। उसकी आंखों में आंसू जमने लगे थे। मैं निशा को नहीं बचा पाऊंगा, उसने सोचा। तभी उसने कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया। सामने से गांव का युवा राजू और उसकी बड़ी बहन मीना आ रहे थे। राजू गांव की युवा टोली का नेता था और मीना एक शिक्षिका थी। जयदेव भाई, आप यहाँ? राजू ने हैरानी से पूछा। जयदेव ने लड़खड़ाती आवाज़ में निशा की बीमारी और लकड़ी ख़त्म होने की बात बताई। राजू और मीना ने एक दूसरे को देखा। हम लोग भी यही काम कर रहे थे जयदेव भाई, मीना ने कहा। राजू, और मैंने सोचा कि इस बर्फबारी में बिजली नहीं आएगी तो क्यों ना गांव के हर घर में जाकर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए और राशन का हिसाब लिया जाए। फिक्र मत करो जयदेव भाई, राजू ने कहा। हम सबसे पहले निशा को देखेंगे। मीना यहाँ प्राथमिक उपचार की किट लाई है और आप सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। पहले वापस गांव चलो, हम सब मिलकर लकड़ी और राशन का इंतजाम करेंगे। हम एक टोली बनाते हैं। वो तीनों पास के गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने शंभूनाथ की दुखद खबर गांव के मुखिया तक पहुंचाई। यह खबर पूरे गांव के लिए एक चेतावनी थी। जल्दी ही राजू और मीना की पहल पर गांव के सभी स्वस्थ लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने 4 टोली बनाई। राहत टोली, यह टोली जयदेव के घर गई, जहां पार्वती निशा को संभाल रही थी।
मीना ने निशा को बुखार कम करने की दवा दी और गर्म पट्टी लगाई। उन्होंने जयदेव के घर के लिए लकड़ी का एक बड़ा बंडल और इंतजाम किया। सफाई टोली। इस टोली ने गांव के मुख्य रास्ते से बर्फ हटाना शुरू किया ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर से मदद आ सके या गांव के लोग डॉक्टर तक जा सकें। और लोगों को ईंधन पहुंचाने का भी काम किया गया। जयदेव खुद सफाई टोली में शामिल हो गया। उसने देखा कि उसका दुख अकेला नहीं है। शाम तक गांव में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ चुका था। गांव के बीचों बीच एक विशाल अलाव जलाया गया था, जिसके चारों ओर बच्चे और बुजुर्ग बैठे थे। गर्माहट से चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। मीना हर किसी को गर्म सूप पिला रही थी, जो बचे हुए अनाज और मसालों से बनाया गया था। जयदेव के घर में निशा का बुखार थोड़ा कम हो चुका था। पार्वती ने राहत की सांस ली। रात को जब जयदेव वापस घर लौटा तो पार्वती ने उसे गले लगा लिया। आज तुमने सिर्फ निशा को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को बचाया है जयदेव। तुमने हमें याद दिलाया कि इस ठंड के कहर से लड़ने के लिए हमें सिर्फ खुद की चिंता नहीं करनी बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना है। अगली सुबह ठंड की मार अब भी भयंकर थी, लेकिन आसमान में हल्की सुनहरी किरण दिखाई दी। सूरज निकला था। बर्फ की परतें सूरज की रोशनी में जगमगा उठी। जैसे ही सूरज निकला, उसकी क्षण संचार टोली का एक युवा हाफता हुआ गांव में भाग आया। सिग्नल, हमें सिग्नल मिल गया। हमने जिला मुख्यालय से बात कर ली है। वे जल्द ही बर्फ हटाने वाली मशीनें और ज़रूरी दवाइयाँ लेकर पहुँच रहे हैं। यह खबर पूरे गांव में खुशी की लहर ले आई। ठंड का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें पता था कि वे अकेले नहीं हैं। जयदेव ने बाहर खड़े होकर गहरी सांस ली। बर्फीली हवा अब भी चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सुकून और गर्माहट थी। उसने जान लिया था कि ठंड का कहर कितना भी भयानक क्यों ना हो, मानवता, एकता और उम्मीद की लो उससे हमेशा बड़ी होती है। मिश्रीकोट गांव ने अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई जीत ली थी। एक दूसरे के साथ खड़े होकर